नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम हिमाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। हम हिमाचल प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास है वो पढ़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश का जो मेडिवल हिस्ट्री है वो भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज मॉडर्न हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, 2 पार्ट में रहेगा। और इसके साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट आंदोलन, इम्पोर्टेंट मूवमेंट जो रहे, ठीक है, और साथ में प्रजामंडल का इतिहास, ठीक है। उसके बाद ही हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने एग्जामिनेशन की बेहतर तैयारी कर सकें। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिख एंड हिल स्टेट, सिख और पहाड़ी रियासतें। सिखिज्म की शुरुआत भारत में गुरु नानक देव जी से हुई। गुरु नानक देव सिखों के पहले गुरु हुए, ठीक है। गुरु नानक देव जी पहले गुरु हुए, ठीक है। इनकी मृत्यु 1439 में हुई थी, सॉरी 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और यहीं पर गुरु पद की पदवी शुरू हो गई थी। और जो भी इनके फॉलोअर्स हुए उसके बाद वो सिख कहलाए। इनिशियली सिखिज्म कोई धर्म अस्तित्व में नहीं था। गुरु नानक देव जी के बाद ही सिखिज्म अस्तित्व में आया। लेकिन हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में हम पांचवें गुरु अर्जुन देव से पढ़ लेते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के जो संदर्भ में जो पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव हुए, सिखों के टोटल 10 गुरुज हुए। और जो 10वें गुरु थे गोविंद सिंह जी, उन्होंने जो गुरु की पदवी थी वो खत्म कर दी और जो गुरु ग्रंथ साहिब में उसी को ही अगला गुरु माना, ठीक है। तो 10 गुरु हुए सिखिज्म में। आज हम डिस्कस कर लेते हैं गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव 1563 से 1645 तक, ठीक है, सिखिज्म के ये पांचवें गुरु हैं, ने हरमिंदर साहिब के लिए धन एकत्र करते हेतु भाई कल्याणा को पहाड़ी रियासतों में भेजा था। गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर साहिब यानी कि जिसको हम आज गोल्डन टेम्पल भी कहते हैं, तो गोल्डन टेम्पल निर्माण के लिए पहाड़ी राज्यों में एक सिख हुए जिनका नाम था भाई कल्याणा, उसको भेजा था धन एकत्रित करने के लिए। अमृतसर टेम्पल, अमृतसर जो आपका शहर बसाया उनके पिताजी ने। और उसके बाद, ठीक है, जो हरमिंदर साहिब यानी कि जो आपका गोल्डन टेम्पल है उसकी नींव के लिए गुरु अर्जुन देव ने जगह जगह पर किसको भेजा था? लोगों को भेजा था। तो हिमाचल प्रदेश में भाई कल्याण सिंह का नाम आता है। उसके बाद छठे गुरु हरगोविंद जी, ठीक है। गुरु हरगोविंद जी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। गुरु हरगोविंद 1595 से 1645 ने पहाड़ी रियासतों का व्यापक भ्रमण किया था। जो गुरु अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव की मृत्यु 1605 के आसपास मानी जाती है, ठीक है। जहांगीर ने उनको सिखों के जो गुरु हुए जहांगीर के द्वारा उनकी हत्या करवा दी गई थी। उसके बाद गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने पहाड़ी रियासतों का व्यापक भ्रमण किया था। तो ये छठे गुरु हैं। बिलासपुर के राजा द्वारा दी गई भूमि पर किरातपुर साहिब की स्थापना करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। गुरु हरगोबिंद जी ने किरातपुर साहिब की स्थापना करी थी और वो भूमि उन्हें बिलासपुर के राजा द्वारा भूमि दी गई थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलता है। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी का नाम मिलता है, ठीक है। गुरु तेग बहादुर जी ने कहलूर, ये कहलूर होगा, ठीक है, कहलूर जाकर राजकुमार की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया था और मखवाल में भूमि खरीदी जो बाद में आनंदपुर साहिब के रूप में प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलता है, ठीक है। जो गुरु तेग बहादुर हैं उन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना करी थी। ये मखवाल के सामने जमीन पड़ती है जो उन्ना के साथ लगता है, ठीक है। और ये भी कहलूर से ही इन्होंने भूमि प्राप्त करी थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, 10th गुरु थे, आखिरी गुरु थे। इनका तो बहुत ज्यादा संबंध हिमाचल प्रदेश से रहा है। इनकी कार्यस्थली ही हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब में रही है। गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु थे, ने बहादुर लोगों को मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में होने का आह्वान किया था, ठीक है। मुगल सेना के विरुद्ध इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। उसकी हम बात कर लेते हैं। क्रिएशन ऑफ खालसा, यहां पर जैसे आ गया
13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साहिब में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना करी थी, जिसमें लगभग 80,000 लोगों ने भाग लिया था। सच्चा खालसा वही है जो 5 ककार को धारण करेगा, जिसमें क से कड़ा, क से कृपाण, कछेरा, केश और ठीक है कृपाण, ये 5 चीजें होती हैं। तो 5 ककार, जो सच्चा सिख होगा वो 5 ककार को धारण करेगा। ठीक है, 5 ककार, के से हो गया केश, ठीक है, के से हो गया कड़ा और कृपाण, ठीक है जी, कंगा, लंबा एक बड़ा कंगा, और साथ में यहां पे आ गया है कछेरा। तो ये 5 चीजों को धारण करना कंपलसरी है सिखिज्म में। जो लोग इसको धारण करेंगे वही खालसा कहलाएंगे। ठीक है, 80,000 लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया था मुगलों के विरुद्ध। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी थी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ठीक है, बैटल्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 1686 में पोंटा साहिब के पास भंगाणी का युद्ध लड़ा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, पोंटा साहिब के साथ भंगाणी साहिब का युद्ध, जिसमें इन्होंने लोकल 10 राजाओं को पराजित किया था। ठीक है, नदौन का युद्ध भी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा लड़ा गया। इसकी डेट भी आपको 1688 के पास ही देखने को मिलेगी। तो 2 प्रसिद्ध युद्ध हिमाचल प्रदेश में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, मेदिनी प्रकाश शासक हुए, मेदिनी प्रकाश शासक हुए सिरमौर के, जिन्होंने इनको आमंत्रित किया था। ये भी प्रश्न बनता है, इनवाइट किया था सिरमौर में, और सिरमौर में इन्होंने जो पोंटा साहिब नगरी है वो इन्हीं के द्वारा स्थापित की गई थी। पोंटा साहिब नगरी और पोंटा साहिब में गुरुद्वारा भी हैं, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने ही वहां पर ऋषि कल्पी मेमोरियल भी बनाया था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो गई, ठीक है, 1708 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नांदेड़ के समय इनकी हत्या करवा दी गई थी। और उसके बाद हिल स्टेट को संभालने, यानी कि सिखिज्म का दावा किसने किया था? बंदा बहादुर। ठीक है, बंदा बहादुर एक बेहतरीन व्यक्ति था। बंदा बहादुर की बात कर लेते हैं। 1700 से 1712 तक इन्होंने सिखों को, ठीक है, सिखिज्म का नेतृत्व किया। बहादुर शाह 1702 से 1712 गुरु गोविंद सिंह के समकालीन थे और उन्हें सैन्य सहायता मिली थी। ठीक है, बहादुर शाह कौन है? ये मुगल हैं। ठीक है, बहादुर शाह कौन है? औरंगजेब का बेटा है, जो गद्दी पर बैठा था 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद। ठीक है, क्लियर हो गया है। मीटिंग विद माधोदास बैरागी एट नांदेड़। ठीक है, दक्षिण यात्रा के दौरान माधोदास बैरागी नांदेड़ में मुलाकात की, जो बाद में बंदा बहादुर बना था। ठीक है, माधोदास बैरागी का ही नाम बंदा बहादुर है। नांदेड़ ये महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। जब यात्रा करी थी दक्षिण भारत में गुरु गोविंद सिंह जी ने, तो उस माधोदास बैरागी से मिले और उसको सिखिज्म की दीक्षा दी, और वह सिखिज्म में आया, और उसके बाद बंदा बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बहुत सारे युद्ध लड़े हैं बंदा बहादुर ने भी। गुरु गोविंद सिंह जी ने बंदा बहादुर को उत्तर भारत भेजा ताकि वो खालसा के दुश्मनों से लड़े। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और मिलिट्री कैंपेन की बात करें, ठीक है, बंदा की सेना ने सरहिंद, अमृतसर, कसूर, बटाला, पठानकोट पर कब्जा किया और लाहौर को लूटा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र जीते थे? सरहिंद, अमृतसर, कसूर, बटाला और पठानकोट जैसे क्षेत्रों पर कब्जा किया था, और लाहौर को भी लूटा था, जो मुगलों का रीजन हुआ करता था। मुगल सम्राट बहादुर शाह ने 10 दिसंबर 1710 को लोहगढ़ किले में बंदा बहादुर को दबाने के लिए अमीर खान को भेजा था। ठीक है, ये बंदा बहादुर है। ठीक है, बंदा बहादुर, सॉरी, मुगल सम्राट बहादुर शाह ने 1710 में लोहगढ़ किला पड़ता है सिरमौर में। ठीक है, किला लोहगढ़ सिरमौर में पड़ता है। वहां पर बंदे बहादुर को, ठीक है, हराने के लिए आमिर खान को भेजा था। ठीक है, क्लियर हो गया। यहां पर बंदा एस्केप्ड बाय सिरमौर राजा हरिप्रकाश, सिरमौर वाज ब्रॉट बैक एज प्रिजनर। तो यहां पर एक पॉइंट हिंदी में देख लेते हैं। बंदा बहादुर सिरमौर होते हुए भाग गया, और सिरमौर के राजा हरिप्रकाश ने बंदी बनाकर, ठीक है, हरिप्रकाश को बंदी बनाकर लाया गया था।
बंदा बहादुर का सबसे पहला हमला कहलूर पर हुआ, वहां के मुखियों ने समर्पण कर नजराना चुकाया था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला आक्रमण कहां पर देखा जाता है? कहलूर में, और वहां के राजाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया था। चंबा और मंडी की रियासतों ने सबसे पहले बंदा बहादुर के सामने आत्मसमर्पण किया था, तो ये भी नोट करने वाला है। ठीक है, चंबा और मंडी के शासकों ने भी बंदा बहादुर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। फारूक सियर के शासन में जनरल अब्दुल समद खान को बंदा को दंडित करने भेजा गया था। ठीक है, फारूक सियार, ठीक है, 1713 से ये शासक बन गया, मुगल शासक 1719 तक। ठीक है, और इसने अब्दुल समद को भेजा था, ठीक है, बंदा बहादुर को कैप्चर करने के लिए, और बंदा बहादुर को 17 जून, ठीक है, जून 1716 में पकड़कर मार डाला गया। ठीक है, तो ये आखिरकार बंदा बहादुर 1716 में मारा गया मुगलों के साथ युद्ध करते हुए। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिखों ने मिसलों के रूप में संगठित होना शुरू किया। ठीक है, जो बंदा बहादुर था, बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई तो सिखिज्म बुरी तरह से टूट गया। इनिशियली दो ग्रुप बने, खालसा और बंदई। ठीक है, और धीरे धीरे 12 मिसलों में टूटकर बिखर गया था, मिसल बन गए थे। सिख नेता और पहाड़ी रियासतें, ठीक है, कौन कौन से सिख नेता मिलते हैं? ठीक है जी, तो राजा घमंड चंद ने सिख आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक खदेड़ा था। ठीक है, राजा घमंड चंद जो कांगड़ा के शासक हुए, उन्होंने सिखों को यहां से भगाया था। बहुत से ऐसे, ठीक है, अगर हम सिखिज्म नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट, हम केवल हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में सिखिज्म पढ़ रहे हैं, तो सिखिज्म में एक नाम मियाँ कपूर सिंह का आता है, जिन्होंने खालसा दल खालसा की शुरुआत करी थी 1748 में। उसके बाद सिखिज्म 12 मिसलों में बंट गया था। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने जयसिंह कन्हैया की सहायता से जस्सा सिंह रामगाड़िया को 2 बार हराया था। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? घमंड सिंह। जयसिंह कन्हैया भी कौन है? ठीक है, सिख हैं, इसकी सहायता से ही दूसरे सिख जस्सा सिंह रामगाड़िया को 2 बार पराजित किया था घमंड चंद ने। ठीक है जी, कांगड़ा पर पहला सिख आक्रमण जस्सा सिंह रामगढ़िया के द्वारा किया गया और कांगड़ा के अपना अधीनस्थ बना दिया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि कांगड़ा पर पहला सिख आक्रमण करने वाला सिख कौन था? जस्सा सिंह रामगढ़िया था। ठीक है, और इसने कांगड़ा को अपने अधीन कर दिया। 1775 में जयसिंह कन्हैया ने जस्सा सिंह रामगढ़िया को हराकर कांगड़ा पर कब्जा कर दिया था। तो ये अनदर सिख हो गए। जयसिंह कन्हैया ने फिर से जस्सा सिंह रामगढ़िया को हरा दिया और 1775 पर कांगड़ा को अपने अधीन ला दिया। अब बात करते हैं गोरखा और पहाड़ी रियासतें। गोरखा शासन, ये गोरखा का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहना, ये आपको डिटेल में समझना चाहिए। मेन एग्जामिनेशन में इसका बहुत वैल्यू रहता है। ठीक है, प्री एग्जामिनेशन में भी खासे प्रश्न यहां से देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, 18वीं शताब्दी के अंत में गोरखाओं ने नेपाल से कश्मीर तक अपना राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है, 18 सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक है, दे एक्सटेंडेड रूल फ्रॉम घाघर टू सतलुज, कवरिंग कुमाऊं, घड़वाल, सिरमौर, शिमला हिल्स। ठीक है, हिंदी में इसी चीज को देख लेते हैं। गोरखों ने घग्गर से सतलुज तक शासन को बढ़ाया, जिसमें उत्तराखंड का कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर और शिमला की पहाड़ियां भी शामिल थी। ठीक है, सबसे पहले गोरखा और सिरमौर की बात कर लेते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द गोरखा प्लंडर, राजा करम प्रकाश, हिंदी में देख लेते हैं, गोरखों के आक्रमण के समय राजा करम प्रकाश सिरमौर का राजा था। 1793 से 1814 की बात हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि गोरखा आक्रमण के समय सिरमौर का प्रसिद्ध राजा कौन था? ठीक है, राजा करम प्रकाश। ठीक है, राजा करम प्रकाश एक कमजोर और अनुभवहीन शासक हुआ करता था। ठीक है, हंडूर, जो कि आज नालागढ़ है, कि राजा नरन सरन सिंह ने, ठीक है, सिरमौर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था राजा करम प्रकाश के कार्यकाल में। ठीक है, प्रभावशाली दरबार अजीत सिंह, ठीक है, यहां पर नोट कर लेते हैं, प्रभावशाली दरबारी अजीत सिंह और किशन सिंह ने कंवर रतन सिंह राजा के भाई के साथ मिलकर सत्ता हड़पने की साजिश रची थी। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? ये सिरमौर की बात हो रही है। ठीक है, किशन सिंह ने कंवर रतन सिंह के साथ मिलकर, ठीक है, करम प्रकाश की गद्दी को हथियाने का काम किया था। गुरखा बिसीड कांगड़ा फोर्ट इन सिरमौर। ठीक है,
गोरखों ने सिरमौर के दून तथा कांगड़ा किले को घेर लिया जो नाहन के पास था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दून किला होगा मेरे लिए, दून किला। ठीक है, दून किला। ठीक है, सिरमौर के पास दून किला और कांगड़ा किला को इन्होंने घेर लिया था। ठीक है, इनिशियली सिरमौर की बाउंड्री पर ये क्षेत्र पड़ते थे। चोलू मियां जो राजा करम प्रकाश जैसा दिखता था मारा गया और राजा के मारे जाने की अफवाह फैल गई। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। चोलू मियां जिसकी शक्ल हूबहू किसकी तरफ थी, करम प्रकाश की तरफ थी, तो वो मारा गया था। ठीक है, और इस भ्रम का लाभ उठाकर राजा करम प्रकाश अपने परिवार सहित कलसी भाग निकल गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, राजा करम प्रकाश ने कलसी में शरण ली थी। उन्होंने गोरखों से सहायता मांगी। ठीक है, और अमर सिंह थापा ने भक्ति थापा को नेतृत्व में 700 सैनिक सिरमौर भेजे थे। ठीक है, उन्होंने अपने भाइयों के विरुद्ध जो उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, ठीक है, उनके खिलाफ अमर सिंह थापा का सहयोग मांगा और अमर सिंह थापा जो कि गोरखा कमांडर हैं, उसने भक्ति थापा को 700 सैनिक के साथ सिरमौर भेजा था। ठीक है, परंतु उन्हें जमाटा में घेर लिया गया और पीछे हटना पड़ा। तो जमाटा एक ऐसी जगह, ठीक है, जमाटा जगह है, ठीक है, जहां पर, ठीक है, गोरखों को हार का सामना करना पड़ा और फिर वो पीछे हट गए। इसके बाद अमर सिंह थापा खुद स्वयं आया और सिरमौर सहित कई राज्यों को नियंत्रित में कर लिया उसने। ठीक है, रतन सिंह को हटाने के बाद अमर सिंह थापा ने स्वयं शासन स्थापित कर दिया। तो करम प्रकाश तो पहले ही भाग चुका है और जो रतन सिंह है वहां का राजा बनने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, उसका भाई, करम प्रकाश का भाई, उसे गद्दी से हटा दिया और खुद को वहां का शासक बना दिया। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम आता है, ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूं। अमर सिंह थापा ने बाद में अपने पुत्र रणजौर सिंह थापा को, रणजीत, ये एक्स्ट्रा लाइन लिख लेना है, रणजीत सिंह थापा को, ठीक है, सिरमौर का शासक घोषित कर लिया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है, त्वारीख रियासत सिरमौर, हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, रणजौर सिंह थापा ने लिखी है, जो एक महत्वपूर्ण सोर्स है सिरमौर की कहानी पढ़ने का, सिरमौर का इतिहास पढ़ने का। फिर से बता रहा हूं, रणजौर सिंह थापा सन ऑफ अमर सिंह थापा डिक्लेयर्ड द रूलर ऑफ सिरमौर आफ्टर अमर सिंह थापा and he wrote a book Tariq Riyasat Sirmaur which is the main source of the history of Sirmaur। गोरखा और कांगड़ा की बात कर लेते हैं। ठीक है, संसार चंद की कहलूर के विरुद्ध कार्रवाई से अन्य पहाड़ी राजा नाराज हुए और अमर सिंह थापा को आमंत्रित किया। 1794 में कांगड़ा के राजा महाराजा संसार चंद ने कहलूर पर आक्रमण किया था और संसार चंद की यही भूल उनके ऊपर भारी पड़ी और बाद में जो पहाड़ी राजा थे उन्होंने अमर सिंह थापा को संसार चंद के विरुद्ध आमंत्रित किया था। ठीक है, नोट कर लेते हैं। 1804 में अमर सिंह थापा शिमला पहाड़ियों में पहुंचा। ठीक है, शिमला की पहाड़ियों में पहुंचा और महानचंद ने बट्टी क्षेत्र में चल रहे कांगड़ा कहलूर संघर्ष में हस्तक्षेप हेतु अमर सिंह थापा को बुलाया था। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बनता है कि अमर सिंह थापा को किसने इनवाइट किया था कांगड़ा के प्रति या राजा संसार चंद के प्रति, तो उसका नाम है बिलासपुर के राजा महानचंद। ठीक है, महानचंद ने इनवाइट किया अमर सिंह थापा को ताकि वो कांगड़ा के राजा संसार चंद को हरा सके। ठीक है, 40,000 अमर सिंह थापा ने बिलासपुर से सतलुज पार किया और 40,000 सैनिकों के साथ आगे बढ़ा और अन्य पहाड़ी रियासतें भी साथ आई। ठीक है, जो अमर सिंह थापा है, अमर सिंह थापा का साथ सिरमौर भी दे रहा है, सुकेत भी दे रहा है, मंडी भी दे रहा है, क्योंकि मंडी का राजा ईश्वरी सेन भी कब्जे में है इनके, ठीक है, संसार चंद के, और कहलूर भी दे रहा है। तो इतने सारे राज्य है अंग्रेज, सॉरी, अमर सिंह थापा का साथ दे रहे हैं और अपनी 40,000 की सेना, ठीक है, अपनी 40,000 की सेना उसके पास है और सेना की शक्ति अब 1,00,000 तक बढ़ गई थी उसकी। ठीक है, सेनाओं का संयुक्त संख्या 1,00,000 तक पहुंच चुकी थी और 1806 में कांगड़ा की सेनाएं महल मोरियो, वर्तमान में जो हमीरपुर में है, वहां पर हार गई। ठीक है, नोट कर लेना, 1805 से 1806 के बीच महल मोरियो का युद्ध हुआ था। महल मोरियो का युद्ध हुआ था।
महल मोरियो कहाँ पड़ता है? हमीरपुर में। ये युद्ध, ठीक है, संसारचंद, कांगड़ा के शासक संसारचंद, ठीक है, और अमर सिंह थापा के बीच हुआ था, लेकिन अमर सिंह थापा के बहुत सारे रियासतें अमर सिंह थापा का साथ दे रही है। और इस युद्ध में संसारचंद की हार हो जाती है, कांगड़ा का राजा संसारचंद हार जाता है और संसारचंद भागकर कांगड़ा किले में छुप जाता है। ठीक है, नोट कर लिया है। गोरखों के निष्कासन के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा की ओर कूच किया। जब गोरखों का आधिपत्य हो गया कांगड़ा में, तो उसके बाद सिख के शासक महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की तरफ बढ़े और कांगड़ा पहुंचे। 24 अगस्त 1809 को राजा संसारचंद ने कांगड़ा का किला महाराजा रणजीत सिंह को सौंप दिया। ठीक है, जहां पर खुद शरण ली हुई थी महाराजा संसारचंद ने, वो किला रणजीत सिंह को दे दिया। ठीक है, और डिमांड करी कि आप अमर सिंह थापा को हराओ। ठीक है जी। देसा सिंह मजीठिया को कांगड़ा के किले का नाजिम नियुक्त कर दिया गया। किसके द्वारा? रणजीत सिंह के द्वारा। और नेक्स्ट पॉइंट, अमर सिंह थापा ने अर्की में डेरा ढाला और राणा जगत सिंह कालसी भाग गया था। ये फालसी ना होकर कालसी भाग गए थे। ठीक है, अर्की के शासक जो हैं राणा जगत सिंह, वो भी कालसी भाग गया था। तो अर्की भी एक्वायर कर लिया अमर सिंह थापा ने। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट संधि हुई थी, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। 1809 में एक संधि हुई थी, ज्वालामुखी की संधि। ज्वालामुखी की संधि सिखिज्म के साथ संबंध थोड़ा सा हम आगे पढ़ लेंगे, अभी हम गोरखा वॉर पढ़ रहे हैं। ये संधि, ठीक है, किसके बीच में हुई थी? संसारचंद, ठीक है, और महाराजा रणजीत सिंह। इसमें डिमांड किया गया था कि तुम अमर सिंह थापा को डिफीट करो। ठीक है, तो ज्वालामुखी की टिटी और बहुत से गांव संसारचंद ने रणजीत सिंह को दे दिए थे कांगड़ा के। इसको भी आप नोट कर लेना। ठीक है, नोट कर लेना एक जगह पर कहीं। अब हम बात करते हैं गोरखा और बुशेर राज्य की। ठीक है, 1810 तक गोरखों ने हंडूर, जो कि आज का नालागढ़ क्षेत्र है, जुब्बल, ठीक है, और ये पुंडरा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये सारे क्षेत्र जो कि शिमला बुशेर रियासत के पार्ट में आते हैं। ठीक है, जुब्बल हिंडूर आपका ये नालागढ़ सोलन का पार्ट आता है, और जुब्बल और पुंडरा ये कहाँ के क्षेत्र आते हैं? शिमला के क्षेत्र आते हैं। बलसन राज्य का जो नगाड़ा किला था, ठीक है, नगाड़ा किला, नगाड़ा फोर्ट है बलसन राज्य में, उस पर भी कब्जा कर लिया था। किसने? अमर सिंह थापा ने। शिमला की पहाड़ी रियासतों ने गोरखों के विस्तार को रोकने के लिए बुशैर के राजा की सहायता मांगी थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब शिमला की पहाड़ी रियासतों ने गोरखों के विस्तार को रोकने के लिए बुशैर का राजा सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। शिमला की बहुत सारी छोटी छोटी ठकुराइयां हुआ करती थी, जिनके पास इतना सामर्थ्य नहीं था। ठीक है, इनफैक्ट हम बोल सकते हैं 1805 से लेकर 1815 तक शिमला पर या हिमाचल प्रदेश पर गोरखों का ही कब्जा रहा, और उसको लीड करने वाला व्यक्ति अमर सिंह थापा था। ठीक है, प्रत्येक राज्य में हस्तक्षेप रहा है, ठीक है, अमर सिंह थापा का। ठीक है, बहुत बड़ा शासक हुआ। बुशैर के राजा ने सशक्त सेना और योग्य वजीर को भेजा। ठीक है, अमर सिंह थापा इसे खतरे से निपटने के लिए स्वयं उत्तर से आए। ठीक है, यानी कि अब लड़ाई किसके बीच हो रही है? बुशैर और, ठीक है, अमर सिंह थापा के बीच में हो रही है। ठीक है, और अमर सिंह थापा ने सुबाथू से रामपुर बुशैर की जो राजधानी थी उसकी तरफ आगे बढ़ गया। जब उसे पता चला कि बुशैर शिमला वालों का साथ दे रहा है, ठीक है, शिमला की रियासतों का, ठीक है, या कंथल की रियासतों का साथ दे रहा है, 18 ठकुराइयों का साथ दे रहा है, तो वो बुशैर से युद्ध करने के लिए रामपुर की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर। सुबाथू कहां पड़ता है? ये सोलन का क्षेत्र है। यहां से कहां की तरफ बढ़ता है? रामपुर की तरफ कूच कर लेता है। बुशैर के राजा उग्र सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी मोहिंदर सिंह एक नाबालिग राजा था। ठीक है, और इसी बीच जो उग्र सिंह था बुशैर का राजा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, और उसका नाबालिग बच्चा मोहिंदर सिंह को अगला शासक बना दिया गया था बुशैर का। बुशैर की ये कहानी थी उस समय। और बुशैर के वजीर राजा और रानी माँ को जंगलों में सुरक्षित निकालने में मदद कर ली। जब जब अमर सिंह थापा ने बुशैर पर आक्रमण कर दिया, तो जो राजा और रानी है, रानी माँ है, यानी कि जो राजा छोटा मोहिंदर सिंह है और उसकी माँ को जंगलों में बचाने के लिए ले गए। ठीक है,
और 1812 तक अमर सिंह थापा को राजा पकड़ने में असफल रहे। ठीक है, यानी कि राजा को नहीं पकड़ सका अमर सिंह थापा और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जंगलों में छिपे हुए हैं। ठीक है, और अंततः राजा को सरान की पहाड़ियों के उत्तर का शासन 12,000 वार्षिक में सौंप दिया गया। ठीक है, और राजा को जो सरहान की जो पहाड़ियां हैं उनके साथ एक ट्रीटी होती है राजा के साथ, और 12,000 रुपए, ठीक है, वार्षिक मिलते हैं अमर सिंह थापा को, और जो उत्तर पहाड़ी राज्य हैं सरान का, वहां का क्षेत्र दे दिया जाता है। ठीक है, और यमुना और सतलुज के बीच संपूर्ण क्षेत्र में गोरखा नियंत्रण में आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र, ठीक है, गोरखों के पास रहा? तो यमुना और सतलुज के बीच का क्षेत्र, ठीक है, ये किसको मिल जाता है? गोरखों को मिल जाता है। अमर सिंह थापा 1813 तक रामपुर में रहा और बाद में अर्की चला गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? अब बात करते हैं गोरखा और ब्रिटिश की। ठीक है जी, गोरखा और ब्रिटिश की थोड़ा लंबा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से बड़े प्रश्न बनते हैं एग्जामिनेशन में। ईस्ट इंडिया कंपनीज एक्सपेंशन वरीड गोरखा ट्राइंग टू एक्सटेंड साउथवर्ड। ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार ने दक्षिण की ओर बढ़ते हुए गोरखों को चिंता में डाल दिया। ठीक है, अब जब दक्षिण की तरफ बढ़ रहे थे तो उस समय ब्रिटिशर्स भी उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू हुए थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स का तो इंपॉर्टेंट रोल रहता ही। ठीक है जी, और अंग्रेज इस क्षेत्र को गोरखा और ब्रिटिश हितों के बीच बफर जोन बनाना चाहते थे। ठीक है, बफर जोन क्या होता है? एक ऐसा सेफ जोन जहां पर किसी प्रकार का कोई ट्रीटी नहीं होती। ठीक है, ट्रीटी हो जाती है, संदर्भ वो सुरक्षित रहता है। और अंग्रेज इस क्षेत्र को क्या बनाना चाहते थे? गोरखा और ब्रिटिश के हितों के बीच का बफर जोन बनाना चाहते थे। 1813 के मध्य में गोरखों ने 6 गांव को कब्जा कर लिया, जिनमें पटियाला और हिंडूर के सुरक्षित गांव थे। ठीक है, दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं गोरखे अमर सिंह थापा के नेतृत्व में, और ठीक है 6 गांव को कब्जा कर लिया जो कि पंजाब के पटियाला वाले क्षेत्र थे और हिंडूर के कुछ गांव थे। ठीक है, और पश्चिम की ओर विस्तार से गोरखों का सभी हिमालय दर्रों पर नियंत्रण हो गया, और वेस्टर्न जो क्षेत्र हैं वहां पर सभी जगहों पर हिमालयन जो पार्ट है वहां पर गोरखों का कब्जा है। गोरखों ने तिब्बत से मैदान तक व्यापार मार्गों को नियंत्रित और ब्रिटिश व्यापारियों को बहा रखा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि गोरखे इतने शक्तिशाली बन चुके थे अमर सिंह के नेतृत्व में कि उन्होंने तिब्बत से मैदान तक के व्यापार जो मार्ग हैं उन पर कंट्रोल रखा और ब्रिटिश व्यापारियों को इनसे बाहर रखा। ठीक है जी, तिब्बत ऊन शॉल, बोरेक्स और कस्तूरी के लिए प्रसिद्ध था। बुशैर व्यापारिक केंद्र बन गया था उस समय। तिब्बत से जो ऊन आती थी, शॉल बनते थे, बोरेक्स और कस्तूरी जो आती थी, ठीक है, बोरेक्स ऐसे कस्तूरी के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, और बुशैर उस समय व्यापारिक केंद्र बन चुका था। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंग्लो गोरखा युद्ध की। अंग्रेजों और गोरखों के बीच युद्ध हुए जो, ठीक है, उसमें गोरखों की हार हो जाती है। ब्रिटिश व्यापारिक हितों के कारण 1814 की ब्रिटिश हिमालय नीति बनी। ठीक है, और उसके बाद ही, ठीक है, और जिसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण ये था कि जो अंग्रेज और गोरखों के बीच में युद्ध हुए उसके दो मुख्य कारण देखने को मिलते हैं। नंबर एक, स्थानीय सीमा विवाद जिसको हम लोकल बॉर्डर प्रॉब्लम्स बोलेंगे, और दूसरा आर्थिक और सामरिक कारण, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इशू। ये दो मुख्य कारण माने जाते हैं गोरखों और किसके बीच? अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुए उसके। ठीक है जी, 1 नवंबर 1814 को ब्रिटिश ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। ठीक है, और शुरू हो गया एंग्लो गोरखा वॉर। 1814 से चला और 1816 तक कंप्लीट हो चुका था एक संगोली की संधि पर। तो आप इसको डेट नोट कर सकते हैं। स्थानीय शासकों ने गोरखों से तंग आकर अंग्रेजों का समर्थन कर दिया। ठीक है, गोरखे लगभग 15 से 20 साल तक हिमाचल प्रदेश में रह चुके थे और हर क्षेत्र पर कब्जा कर चुके थे। व्यापार उनके कंट्रोल में था। ठीक है, इंपॉर्टेंट जितने रूलर्स थे वो गोरखों के अधीन काम कर रहे थे उस समय। ठीक है, और अब वो अंग्रेजों का साथ देना शुरू कर लेते हैं लोकल रूलर। अंग्रेजों ने ब्रिटिश सुरक्षा के अंतर्गत सत्ता की बहाली का वादा किया और पहाड़ी मुखियाओं से भी सहयोग मांगा। ठीक है, अंग्रेजों ने सहयोग मांगा, जितने भी राजा उनको कहा कि हम तुमको तुम्हारी सत्ता की बहाल कर देंगे, तुम्हें फिर से राजा बना देंगे। ठीक है, एक स्वतंत्र राजा बना देंगे, तुम्हें हमें हमारी मदद करनी पड़ेगी। ठीक है, और हिमालयी राजाओं को गोरखों से मुक्त कराने के लिए ब्रिटिश ने
4 अलग-अलग सैन्य टुकड़ियां विभिन्न क्षेत्रों में तैनात कर दी, ठीक है, बहुत से क्षेत्र में, ठीक है जी, अपनी सेना टुकड़ियां भेजी और मुख्य प्रमुख सैन्य कमांडर मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलॉनी नाम आएगा इसका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। डेविड ऑक्टरलॉनी गोरखों के खिलाफ लड़ने वाला अंग्रेजों का सुप्रीम कमांडर था, मुख्य कमांडर था। सिरमौर क्षेत्र की बात कर लेते हैं, ठीक है। सिरमौर में रणजोर सिंह थापा, ठीक है, सिरमौर में रणजोर सिंह थापा जो अमर सिंह थापा का पुत्र था, नाहन में गोरखा सेना का प्रमुख था, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले, ये नाम पहले भी आ चुका है। तारीख रियासत सिरमौर किताब इसी व्यक्ति ने लिखी है, ठीक है, और इसने 2 किले भी बनाए जिसमें जातक फोर्ट एक इंपॉर्टेंट फोर्ट आता है, हम सिरमौर में जब पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। ब्रिटिश सेना के आगमन की खबर सुनते ही नाहन छोड़कर जाठक की पहाड़ियों पर चला गया था, ठीक है, सिरमौर क्षेत्र में ही पहाड़ियों पर चला गया था। और 19 दिसंबर 1814 को ब्रिटिश ने जेठक दुर्ग पर भी हमला कर दिया, ठीक है, जेठक दुर्ग पर भी हमला कर दिया और गोरखों ने किला खाली कर ब्रिटिश सेना पर अचानक हमला कर दिया, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कहानी है, लड़ाई की इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं। थकावट और कठिन भूस्थिति के कारण ब्रिटिश गोरखों पर, ठीक है, ब्रिटिश गोरखों पर कोई पहल नहीं कर सके, ठीक है। ब्रिटिशर्स काफी लंबे समय से चल रहे थे, ठीक है, सेना उतनी ज्यादा संपूर्ण नहीं थी और फिर भी गोरखों पर कोई नियंत्रण वो नहीं कर पाए। रामगढ़ किला जो कि सोलन क्षेत्र में पड़ता है, ब्रिटिश सेना ने दुर्गम क्षेत्रों को समझाना शुरू किया और आगे हमले की योजना बनाई, ठीक है। रामगढ़ क्षेत्र ये, ठीक है, कहां पड़ता है? सोलन में पड़ता है। अमर सिंह थापा ने ब्रिटिश को रोकने के लिए कहलूर के राजा की मदद ली, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कहलूर की मदद ली और ऑक्टरलॉनी ने रामगढ़ पर भारी हमला कर दिया, ठीक है। कहलूर का ही पार्ट हुआ करता था हिंडूर और हिंडूर की राजधानी उस समय रामगढ़ हुआ करती थी, ठीक है। राजा रामचंद्र ने इसको बसाया था, इसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ब्रिटिश सेना के मेजर मैक्लियोड ने कर्नल थॉमसन को भारी नुकसान झेलना पड़ा, ठीक है, जो युद्ध हुआ उसमें अंग्रेजों को काफी नुकसान देखने को मिला, ठीक है। और ब्रिटिशों ने बिलासपुर की स्थानीय प्रमुख की मदद से खंडरी से नाहन तक एक सड़क बनाई, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, ठीक है। और 16 जनवरी 1815 को ऑक्टरलॉनी ने अर्की की ओर कूच किया और घंबर नदी पार करी, ठीक है, घंबर नदी ज्योग्राफी में हम पढ़ चुके हैं, अर्की की प्रमुख नदी है और अर्की के लिए अब चल पड़ा है, ठीक है, अंग्रेज, जहां पर कौन है? अमर सिंह थापा है। अमर सिंह थापा ने अपनी सेनाएं मलौन, जोरजोरी, रामगढ़ और तारागढ़ किलों में भेज दी थी, ठीक है, युद्ध शुरू हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, और जगह जगह पर अपनी सेना को तैनात कर दिया गया। अब हम जुब्बल क्षेत्र की बात कर लेते हैं। इसी दौरान ब्रिटिशों ने उत्तर दिशा में जुब्बल की ओर रुख किया, ठीक है, और फरवरी 1815 में विलियम फ्रेजर, ये इंपॉर्टेंट जुब्बल से लीड करने वाला है, ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, 500 अनियमित सैनिकों की टुकड़ी भेजने का सुझाव दिया और उन्होंने मार्टिन डेल के साथ मिलकर इस योजना को मंजूरी भी दे दी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मेन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। प्री एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट प्रश्न बनते हैं तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, समझना पड़ेगा और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं इसकी चर्चा भी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। 12 मार्च 1815 को चूड़दार शिखर पार कर चौपाल के पास सरान गांव पहुंचे, ठीक है, ब्रिटिशर, और वहां उन्होंने गुप्त रूप से जुब्बल के प्रमुख डांगी वजीर और प्रेमू से संपर्क किया, ठीक है, और जुब्बल के लोगों से संपर्क साध दिया और ब्रिटिश ने लगभग 100 गोरखों द्वारा नियंत्रित चौपाल किले को घेर लिया, ठीक है, जो चौपाल फोर्ट है शिमला में पड़ता है, जुब्बल के पास ही पड़ता है, ठीक है, वहां पर, ठीक है, 100 गोरखों द्वारा नियंत्रित चौपाल किले को घेर लिया और कुछ बातचीत के बाद गोरखों ने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है, सरेंडर कर दिया चौपाल में गोरखों ने। राविनगढ़ किला जुब्बल में पड़ता है, राविनगढ़ किला, ठीक है, चौपाल और जुब्बल की सीमा पर है। चौपाल में गोरखों की हार, ठीक है, ब्रिटिशों के लिए एक बड़ी सफलता थी और इसके बाद ब्रिटिश सेना हाटकोटी जुब्बल के पास स्थित राविनगढ़ किले की ओर बढ़े, ठीक है, और चौपाल से राविनगढ़ किले की ओर बढ़ गए, ठीक है जी। और 17 मार्च 1815 को राविनगढ़ किला रणजोर सिंह थापा के नियंत्रण में था जिससे ब्रिटिशों ने जीत लिया। तो 17 मार्च 1815 को अंग्रेजों ने राविनगढ़ किला जीत लिया।
ठीक है जी, बहुत सी लंबी कहानियां हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, रामपुर कोटगढ़ क्षेत्रों में हट्टू रेंज पर काबिज गुरखा सेना की कमान कीर्ति राणा के पास थी। उसने बुशेर के राजा के समक्ष जो सरन का टिब्बा है उसमें आत्मसमर्पण किया, इस शर्त की उसके सैनिकों की जान बख्शी जाएगी और उन्हें निकटतम ब्रिटिश जनरल को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इस रामपुर क्षेत्र पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया, यानी कि जो इंपॉर्टेंट गोरखों के क्षेत्र हैं वो अब लगभग धीरे धीरे करके अंग्रेजों के पास जाने शुरू हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, बहुत लंबी कहानियां आ रही हैं देखने में। अक्टूबर 1814 के अंत में डेविड ऑक्टरलॉनी रूपनुगर से हिमालय की तलहटी में प्रवेश किया और नालागढ़ की ओर बढ़ा, और जिसने 5 नवंबर 1814 को आत्मसमर्पण कर दिया। इसी दौरान अमर सिंह थापा अपनी पूरी सेना के साथ अर्की मुख्यालय से ऊंचे दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र की ओर बढ़ा। दाईं ओर रामगढ़ का किला और बाईं ओर ऊंची पहाड़ियां थी, और हिंदूर के राजा राम शरण सिंह ने ब्रिटिशों के से हाथ मिला लिया और अपनी सेना दी। दूसरी ओर कहलूर के राजा भी थे जिन्होंने गोरखों के साथ ब्रिटिशों का साथ दिया। डेविड ऑक्टरलॉनी ने हिंदूर और कहलूर के प्रमुखों के साथ गठबंधन में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो कितनी लंबी कहानियां देखने को मिल रही हैं। ठीक है, इससे आप कुछ पॉइंट नोट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगे। ठीक है, और कहानियां बहुत लंबी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रश्न बनते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, 16 जनवरी 1815 को डेविड ऑक्टरलॉनी ने अमर सिंह थापा को नेतृत्व वाली गोरखा सेना को पराजित कर दिया। ठीक है, हमला किया और पहाड़ी की पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी रास्तों में सील कर दिया। अमर सिंह थापा को रामगढ़ किला खाली करना पड़ा, महलों से केंद्रित करने को मजबूर हो गया। भक्ति थापा, ठीक है, जिसका नाम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो गोरखों सेना का सबसे बहादुर अधिकारियों में से एक था, मलो किले में मारा गया और अमर सिंह थापा के लिए एक बड़ी क्षति हो गई। ठीक है, युद्ध में भक्ति थापा की मृत्यु हो गई। ठीक है जी, इसी दौरान कुमाऊं के पतन की खबर मिली। ठीक है, कुमाऊं भी पतन हो चुका है। अमर सिंह थापा आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके सैनिक उसका साथ छोड़ने लग गए थे। आखिरकार परिस्थितियों से विवश होकर अमर सिंह थापा ने अपने लिए और सिरमौर के जाठक किले की रक्षा कर रहे रणजौर सिंह थापा के लिए सम्मान के साथ आत्मसमर्पण दिया और मेजर जनरल मॉर्टिडन के खिलाफ लड़ रहा था। ठीक है, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत सी बातें हैं यहां पर देखने को मिल रही हैं। और उसके बाद 1815 में, ठीक है, संगोली की संधि गोरखा जनरल अमर सिंह थापा और ब्रिटिश मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलॉनी की उपस्थिति में तैयार की गई, जिसमें प्रावधान था कि गोरखों को अपनी निजी संपत्ति के साथ नेपाल लौटने की अनुमति होगी और काली नदी से सतलुज तक के पहाड़ी क्षेत्र पर ब्रिटिशरों का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर हम ये सोच रहे हैं, ठीक है, जितने भी युद्ध हुए इनिशियली, ठीक है, सिरमौर से गोरखे हारे। ठीक है, सिरमौर से गोरखे हारे, रामपुर से गोरखे हार गए। ठीक है, 1815 और 16 के बीच में। और नंबर 3 बुशैर से भी गोरखे हार गए। ठीक है, और नालागढ़ से भी हार गए। और इंपॉर्टेंट जो बैटल देखा जाता है, एक बहादुरपुर का युद्ध भी आप नोट कर लेना, मैं यहां पर लिख लेता हूं। बहादुरपुर ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है बिलासपुर में, बहादुरपुर किला बिलासपुर में। इस किले में डेविड ऑक्टरलॉनी ने पराजित किया था अमर सिंह थापा को। छोटे प्रश्न में, एग्जामिनेशन में इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, डेविड ने किसके बीच, और ये आपका अमर सिंह थापा यहां पर पराजित हुआ था डेविड ऑक्टरलॉनी से। और युद्ध समाप्ति के बाद एक संधि हुई, उस संधि को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ संगोली, संगोली की संधि। अंग्रेजी में सारी चीजें लिखी गई हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं, बाकी मैं हिंदी में इसको प्रॉपर तरीके से समझाता हूं। संगोली की संधि, ठीक है, जिसे संगोली, सुंगवोली या संगकाली भी कहा जाता है, 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षरित हो गए और 1816 को अनुमोदित हो गई थी। यह ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच एंग्लो गोरखा युद्ध के बाद हुई थी। संगोली ये नेपाल में पड़ता है, वहीं पर यह संधि हुई थी। नेपाल की ओर से हस्ताक्षर करने वाले राजगुरु, ठीक है, गजराज मिश्रा और चंद्रशेखर उपाध्याय थे, जबकि कंपनी की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशाह थे। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशाह ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के तहत नेपाल का लगभग 1/3 क्षेत्र चला गया, जिसमें सभी
क्षेत्र शामिल थे जो पिछले 25 वर्षों नेपाल के राजा ने जीते थे, जैसे कि पूर्व में सिक्किम और पश्चिम कुमाऊं राज्य और गढ़वाल राज्य। ठीक है, ये सारे राज्य छोड़ देने पड़े, जो भी जीता हुआ क्षेत्र था गोरखों को छोड़कर अंग्रेजों को देना पड़ा। संगोली की टिट्टी के मुख्य बिंदु क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच स्थायी शांति और मित्रता बनी रहेगी, पहली बात ये थी। ठीक है, नेपाल के राजा युद्ध से पूर्व चर्चा में आए और सभी क्षेत्रों में अपना दावा त्याग देंगे। ठीक है, जितने भी क्षेत्र जीते वो छोड़ देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक है जी, और राजा इन क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी की संप्रभुता को स्वीकार करेगा, यानी कि ये सारे क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हो जाएंगे और नेपाल का राजा निम्नलिखित क्षेत्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी को सत्ता सौंपने के लिए सौंप देगा, जैसे कि काली और ताप्ती नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, राप्ती और गंडकी के बीच ये नदियां कहां पड़ती हैं? आपके नेपाल क्षेत्र में पड़ती हैं। ये सारी भूमियां, ठीक है, किसको दे देगा? अंग्रेजों को देगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। गंडक नदी या गंडकी इसको कहा जाता है, और कोसी, ठीक है, बिहार की नदी है, कोसी के बीच भूमि पर जहां कंपनी की सत्ता है। मेची और तीस्ता नदियों के बीच भूमि, मेची नदी के पूर्व में पहाड़ी क्षेत्र। तो इतनी सारी चीजें मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ठीक रहेगी। अगर आप इन चीजों को नोट कर रहे हैं तो मेन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, अगर आप एचपीएस का पेपर लिख रहे हो तो। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ब्रिटिश और सॉरी जितने भी गोरखा का शासन हिमाचल प्रदेश में रहा, ये काफी महत्वपूर्ण रह जाता है। ठीक है, नेपाल किसी भी ब्रिटिश या अन्य यूरोपीय अमेरिकी व्यक्ति के बिना अनुमति की नियुक्ति नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति को, किसी भी यूरोपियन व्यक्ति को, ठीक है, अपने राज्य में जॉब नहीं देगा विदाउट ब्रिटिश, बिना ब्रिटिश सहमति से। यदि संधि ब्रिटिश भारत के क्षेत्रीय रियासतें और गोरखाओं की भर्ती की अनुमति देती है, ठीक है, तब ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला ब्रिटिश प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनर था, जिसे लाजिम्पाट काठमांडू में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो नेपाल में अपॉइंट होने वाला पहला जो ब्रिटिश गवर्नर था एडवर्ड गार्डनर था। ठीक है, हालांकि ये काठमांडू में नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये वहां पर देख रेख करेगा अंग्रेजों और, ठीक है, नेपाल के बीच जो भी वार्तालाप होती है। दिसंबर 1923 में एक नई शांति और मित्रता संधि द्वारा संगोली संधि समाप्त कर दिया गया, और 1950 में भारत तब स्वतंत्र और नेपाल के बीच एक नई संधि हुई थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद एक नई ट्रीटी हुई थी। ठीक है, तो मुझे लगता है ये काफी लंबा टॉपिक हो चुका है। ठीक है, इससे नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट रहेगा दूसरा, इसमें हम दूसरे हिल स्टेट के राज्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक था वो सिखिज्म और दूसरा इंपॉर्टेंट गोरखा से संबंधित था। ठीक है, गोरखा हिंदुस्तान में अटैक कर रहे थे, जिसमें हिमाचल प्रदेश को 1805 से लेकर 1815 तक उन्होंने लीड किया, नेतृत्व किया, हिमाचल को अपने अधीन रखा, और अंग्रेजों से अंततः वो हार गए, और अंग्रेजों ने अपने वादे के मुताबिक जितने भी राज्य थे, जितने भी लोकल रूलर थे, उनको सत्ता सौंप दी थी। ठीक है, तो इस तरह से आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको मेन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना जरूरी है, और वन लाइनर वन डे एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को पुख्ता रखिए, बहुत से प्रश्न देखने को मिलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी का पार्ट, ठीक है, ब्रिटिश हिल स्टेट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद हम हिमाचल के प्रसिद्ध मूवमेंट्स और प्रजामंडल पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।